वेलकम स्टूडेंट्स। फिर एक बार मैं हाजिर हूं आपके सामने। यूनिट वही है हमारा, अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट। पहला यूनिट है आपके 11th के सिलेबस का, एनवायरमेंटल साइंस के सिलेबस का। तो व्हाट्स एनवायरनमेंट मैंने डिस्कस किया था कि एनवायरनमेंट क्या है, द सम टोटल ऑफ आवर सराउंडिंग्स, जिसमें एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में फिर हमने लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर के बारे में बात की थी, और बायोटिक कंपोनेंट्स में हमने फिर बायोस्फीयर के बारे में बात की। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स ओरिजिन ऑफ अर्थ। इस वाले टॉपिक में हमने उतनी डिटेल में नहीं जाना है। देयर हैव बीन मनी थ्योरीज पुट फोर्थ रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ अर्थ। ऐसा माना जा रहा है कि 16 बिलियन ईयर्स एगो जो है यूनिवर्स ओरिजिनेट हुआ। द यूनिवर्स ओरिजिनेटेड अबाउट 16 बिलियन ईयर्स एगो। 16 बिलियन ईयर्स पहले जो है वजूद में आया यूनिवर्स, और 4.6 बिलियन ईयर्स एगो जो है अर्थ जो है, अर्थ का ओरिजिन हुआ 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। हमारा जो प्लेनेट है अर्थ 4.6 बिलियन ईयर्स एगो इसका ओरिजिन हुआ। तो इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं। न कि आपके सिलेबस में इतना इसके बारे में पूछा गया है, न और जगहों पे आपको इतना इसके बारे में पूछा जाएगा, लेकिन थोड़ी कुछ जो बातें हैं जो ज़रूरी आपको याद रखनी है उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। इसके बारे में बहुत सारी हाइपोथेसिस दी गई हैं कि ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुआ। इसके बारे में एक अहम थ्योरी है जिसको इमैनुअल कैंट ने दिया था, जिसको आप हाइपोथेसिस है, जिसको आप निबुलर हाइपोथेसिस कहते हैं। तो एज पर निबुलर हाइपोथेसिस द planet was formed from a cloud of material associated with slowly rotating sun। तो इसका मानना यह है कि निबुलर हाइपोथेसिस का मानना यह है कि ये जो सन है, सन के इर्द गिर्द जो है एक क्लाउडी मास था, इसी से फिर जो प्लैनेट्स है वो वजूद में आ गए। सो एज पर दिस हाइपोथेसिस द प्लैनेट वाज फॉर्मड फ्रॉम द क्लाउड ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विद स्लोली रोटेटिंग सन। स्लोली रोटेटिंग सन के साथ जो क्लाउडी मटेरियल एसोसिएट हुआ था, तो उसी से जो है, उसी से ज़मीन का जो है व्हाट वी कॉल एज ओरिजिन हुआ। तो वी से दैट द अर्थ इज ओरिजिनेटेड बाय दिस व्हाट वी कॉल एज सोलर निब्यूला। सोलर निब्यूला से ओरिजिनेट हुई है अर्थ। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। इसके बाद थोड़ा बहुत आगे हम जाएंगे। यहाँ पे आपको निबुलर हाइपोथेसिस जो है, निबुलर हाइपोथेसिस आपको समझ में आ गई। इसके बाद हाउ आर द साइंटिस्ट इन लेटर पीरियड एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स रादर देन फ्यू प्लैनेट्स थ्रू बिग बैंग थ्योरी और एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। तो ये कहा जा रहा है कि फोकस फिर शिफ्ट हुआ। हम ज़मीन के ओरिजिन के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन फिर साइंटिस्ट का जो फोकस है वो शिफ्ट हुआ। उन्होंने यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में बात की, जिसमें आपको ये लैप्लेस की एक अहम थ्योरी आती है, जिसको कहा जाता है विच वी कॉल एज द बिग बैंग थ्योरी। सो बिग बैंग थ्योरी और एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी, एज पर एविडेंसेस प्रोवाइड बाय हबल, यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग एज द टाइम passes, गैलेक्सीज मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो ये कुछ आपको याद रखना है कि बिग बैंग थ्योरी जो है, बिग बैंग थ्योरी एक थ्योरी दी गई थी। बिग बैंग का मतलब है एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, उसी की वजह से बहुत जो सारे प्लैनेट्स आप देख रहे हैं वो वजूद में आ गए। तो इस चीज़ के बारे में उतना ज़्यादा आप डिटेल में नहीं जाएंगे। ओरिजिन के आप अर्थ के बारे में आप ये याद रखेंगे कि यूनिवर्स 16 बिलियन ईयर्स एगो के करीब वजूद में आया, और ज़मीन जो है 4.6 बिलियन ईयर्स एगो वजूद में आई थी। इसके बारे में दो अहम कॉन्सेप्ट्स हैं, एक है निबुलर हाइपोथेसिस और दूसरी है बिग बैंग थ्योरी। तो आगे चलते हैं। जो आपके इसमें पूछा गया है आपके सिलेबस में, वह है ह्यूमन एंड एनवायरमेंट रिलेशनशिप। तो ह्यूमंस और एनवायरमेंट के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, आइए इस चीज को देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आप पाएंगे द फिजिकल सराउंडिंग्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इन विच वी लिव इंक्लूड आवर एनवायरमेंट। ये एनवायरमेंट की डिफिनेशन को कहता है कि जो हमारे आसपास एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स हैं वो मिला के हमारा एनवायरमेंट बनाते हैं। वी एस्टैब्लिश एन इमीडिएट रिलेशनशिप विद आवर एनवायरमेंट बाय मीन्स ऑफ डिफरेंट इंटरेक्शंस। हम बहुत ज़्यादा इंटरेक्शंस अपने एनवायरमेंट के साथ करते हैं, जिसकी वजह से एक इंटीमेट रिलेशनशिप बन जाती है हम लोगों और एनवायरमेंट के दरमियान। ह्यूमन्स नीड टू इंटरेक्ट विद देयर एनवायरमेंट टू गेट नेसेसिटीज लाइक फूड, वाटर, शेल्टर, फ्यूल, मेडिसिन, रॉ मटेरियल्स एंड मनी अदर थिंग्स। तो ह्यूमंस को अपने एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके बहुत सारी चीज़ें हासिल करनी पड़ती हैं, जैसे फूड है, वाटर है, शेल्टर है, फ्यूल है, मेडिसिन है, बहुत सारी रॉ मटेरियल्स। जो भी चीज़ें हमें ज़िंदा रहने के लिए चाहिए, चाहे वो फूड हो, चाहे वो हमारा शेल्टर हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो फ्यूल हो, ये सारी चीज़ें, चाहे वो मेडिसिन हो, ये हमें एनवायरनमेंट ही मुहैया करता है।
These interactions are there since the first since the people first walked on this earth. तो ये इंट्रैक्शंस तब से जारी हैं जब से इंसानी ज़िंदगी का इर्तिका इस प्लेनेट पे हुआ, इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ जब से इस प्लेनेट पे हुआ तब से इंट्रैक्शंस कंटिन्यू है. वी हैव बीन कटिंग डाउन द फॉरेस्ट फॉर सेंचुरीज टू क्लियर लैंड इन ऑर्डर टू ग्रो क्रॉप्स विच हैव ऑल्टर्ड द एनवायरनमेंट एंड कन्वर्सली द एनवायरनमेंट हैज़ इफेक्टेड अस इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ रेसिप्रोकली. तो हम कह रहे हैं कि हम डैमेज कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं हमारे प्लेनेट को. हमने डिफॉरेस्टेशन की, हमने बेतहाशा कटाव जंगलात का किया, ज़मीन को हमने क्लियर किया अपने यूज़ के लिए, तो हमने एनवायरनमेंट को डैमेज किया. और ये एनवायरनमेंट का डैमेज जो है ये रेसिप्रोकली हम लोगों को डैमेज कर रहा है, हम लोगों को इफेक्ट कर रहा है. ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप इज़ अ फिनोमेना टू अंडरस्टैंड how human beings interact with the environment to meet the demands and from it, and how environment in turn responds to this interaction. Human environment interaction में आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ, हम कैसे जो है रॉ मटेरियल्स अपने एनवायरनमेंट के से हासिल करते हैं और एनवायरनमेंट हम लोगों पर कौन सा असर डालता है. इन एडिशन इट इंडिकेट्स हाउ ह्यूमंस हैव टू अडॉप्ट टू एंश्योर देयर सर्वाइवल. और इसके बगैर ये हमें ये भी बताता है कि ह्यूमंस को कैसे एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट होना चाहिए ताकि हम अपनी सर्वाइवल को यकीनी बनाएं. ह्यूमंस हैव टू अडॉप्ट टू दीज कंडीशंस ऑफ द एनवायरनमेंट व्हिच दे कैन नॉट मॉडिफाई टू एंश्योर फुलफिलमेंट ऑफ देयर नीड्स. कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारे हमारे एनवायरनमेंट में जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं. उन चीज़ों के साथ हमने अडॉप्ट होना है. Examples include building houses on higher grounds in flood-prone areas, using slope of land to transport water for irrigation, and wearing warm clothes in winters, etc. तो कुछ ऐसी कंडीशंस है एनवायरनमेंट की जो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते. जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो इसमें तो हमने अडॉप्ट होना है. सर्दी बहुत ज़्यादा है, हमने गर्म कपड़े तो लगाने हैं. तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं एनवायरनमेंट की जिनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते. Similarly, humans, such modifications include cutting down of forests to clear land for cultivation, drilling holes in ground for oil extraction, building dams for water storage, etc. हमने जंगलात का कटाव किया, किस लिए कटाव किया, ताकि हमें ज़मीन मुहैया हो सके और हम उस पर फसल उगा सके. ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए हमने होल्स बनाए ज़मीन में, डैम्स हमने वाटर स्टोरेज के लिए बनाए. तो इस तरीके से हमने एनवायरनमेंट पे एक असर अपना डाला. देयर आर मनी वेज इन विच humans influence their environment and in turn humans are being affected both positively as well as negatively. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से हम लोग अपने एनवायरनमेंट में असर डालते हैं और एनवायरनमेंट हम लोगों पे पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली असर डालता है. तो आपको ये चीज़ याद रखनी है. यहाँ पे एक जो और पैरा दिया गया है इसमें यही बातें की गई है कि हम लोग जो हैं हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे विदाउट आवर एनवायरनमेंट. तो हमें एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए बट इन ए सस्टेनेबल वे. तो हमें यूज़ करना चाहिए एनवायरनमेंट का हर एक चीज़, लेकिन हमने इसको ख़त्म करने के दर पे नहीं जाना है, हमने इसको ख़त्म ही नहीं करना है. एक सस्टेनेबल वे में इस चीज़ का इस्तेमाल होना चाहिए. यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स सच एज लैंड, वाटर, मिनरल्स, फॉरेस्ट्स, फूड एटसेट्रा. तो हम जो हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज जैसे लैंड, वाटर, मिनरल्स, फॉरेस्ट्स, फूड एटसेट्रा हम इस्तेमाल करते हैं. ये कहाँ से मिलता है हमें? एनवायरनमेंट से मिलता है. प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट्स फ्रॉम ए सीरीज ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज. जो हम वेस्ट प्रोडक्ट जो हम जनरेट करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट फ्रॉम सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं जिनकी वजह से हम प्रोडक्ट्स जो हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट भी पोल्यूट हो रहा है और हम अपने रिसोर्सेज को भी एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं. अब यहाँ पे एक और पॉइंट आप लास्ट में लिखिए, रेस्टोरेशन और कंजर्वेशन एनवायरनमेंट विच हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड और डिस्टर्ब्स मैन्स एक्टिविटीज़. रेस्टोरेशन और कंजर्वेशन, तो हमें लास्टली हमें अपने एनवायरनमेंट को रेस्टोर करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए. तो इसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैं इन क्वेश्चंस का ब्रीफली आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ. तो पहला जो यूनिट है अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट, इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स. तो आप एनवायरनमेंट के बारे में क्या लिखेंगे? द सम टोटल ऑफ आवर सराउंडिंग्स इज नोन एज एनवायरनमेंट. द एनवायरनमेंट has been derived from a French word which means environner, which means surround something. तो इसके डिफरेंट टाइप्स क्या है? इसके डिफरेंट टाइप्स हैं
फिजिकल एनवायरनमेंट जिसमें एबायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे हाइड्रोस्फीयर हुआ, लिथोस्फीयर हुआ, एटमॉस्फेयर हुआ। और इसका बायोटिक या बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है जिसमें बायोस्फीयर आता है। व्हाट इज एनवायरमेंटल साइंस? राइट डाउन स्कोप, इट्स स्कोप एंड इंपॉर्टेंस। एनवायरमेंटल साइंस क्या है? व्हेन वी स्टडी अबाउट the environment, when we study about the interaction of an organism with that of the environment, we say this is environmental science. Write down its scope and importance. environmental science का scope और importance क्या है? जब आप environmental science के बारे में पढ़ेंगे तभी आपको इसके बारे में, environment के बारे में खबरदारी होगी, तभी आपको environment के बारे में पता होगा कि हमने अपनी लैंड को पोल्यूट नहीं करना है, हमने अपनी सॉइल को पोल्यूट नहीं करना है, हमने अपने वाटर को, हमने अपने एयर को, हमने अपने रिसोर्सेज को पोल्यूट नहीं करना है। तो ये है स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। एक्सप्लेन बायोस्फीयर एंड इट्स कंपोनेंट्स इन डिटेल। तो बायोस्फीयर क्या है? जो लिविंग एक सिस्टम है, जो एक ज़मीन पे सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सारे जो इकोसिस्टम्स में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये बायोस्फीयर बनाते हैं। एंड इट्स कंपोनेंट्स इन डिटेल। तो बायोस्फीयर में मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उनके बारे में हमने डिटेल में लिखना है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या है? इस ज़मीन पे सारा जो पानी है, चाहे वो लेक्स में है, स्ट्रीम्स में है, ओशंस में है, आइस केप्स में है, उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। All the water present in liquid, solid or gaseous form on this planet forms the hydrosphere. लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर जो है ये ज़मीन जो है ये लिथोस्फीयर बनाती है। एटमॉस्फेयर, the envelope of air which surrounds our planet forms the atmosphere. Atmosphere is a mixture of gases. इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एर्गॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, ट्रेस ऑफ अदर गैस हैं। उनकी मिकदार कितनी है वो भी हमने डिस्कशन में की है। What are different components of environment? So with respect to the components of environment, there are two components of environment. One is abiotic component of the environment, and this abiotic component of the environment is basically the non-living component of the environment. तो environment के components के बारे में आपसे पूछा गया है, आप लिखेंगे पहला component है abiotic component of the environment। ये है नॉन लिविंग कंपोनेंट, जैसे एयर हुआ, जैसे वाटर हुआ, जैसे सॉइल है, इसी तरीके से जैसे लाइट है। तो ये एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट है, ये बनाते हैं हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट। क्या बनाते हैं हमारा ये फिजिकल एनवायरनमेंट। इसके बाद आपसे पूछा गया है डिफरेंट कंपोनेंट्स। पहला है एबायोटिक कंपोनेंट, दूसरा जो है वो है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं living components of our environment। इसमें living components आते हैं, that is plants, animals, microbes etc. और ये बनाते हैं बायोलॉजिकल कंपोनेंट, ये बनाते हैं बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। एक हुआ फिजिकल एनवायरनमेंट, दूसरा हुआ बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इसके बाद है ड्रा ए नीट एंड क्लीन स्केच ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। देखिए हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या हुआ? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मीन्स वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल क्या है? देखिए वाटर साइकिल क्या है, आप देख लेते हैं। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल मैं एक रफ स्केच यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये है क्लाउड्स, यहाँ पे, और यहाँ पे है ज़मीन पे है वाटर कहाँ पे है? इन वाटर बॉडीज। वाटर इज प्रेजेंट इन वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज एक लैक हो सकता है, एक ओशन हो सकता है, एक रिवर हो सकता है, जो भी जगह है जहाँ पे पानी है वो एक वाटर बॉडी है। और यहाँ से क्या होता है? यहाँ से वाटर इवापोरेट होके, इवापोरेशन होती है वाटर की, इट कन्वर्ट्स इनटू द गैसियस फॉर्म, तो इसकी इवापोरेशन हो जाती है और ये क्लाउड्स बनाते हैं। और ये क्लाउड्स जो है ये फिर बारिश की सूरत में फिर एक बार ज़मीन पे आते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो इस प्रोसेस को, जिसमें गैसियस फॉर्म फिर लिक्विड फॉर्म में तब्दील होती है, इसको कहते हैं कंडेंसेशन। वी कॉल दिस एज द कंडेंसेशन। तो इसी तरीके से ये जो इवापोरेशन और कंडेंसेशन है, ये इस पानी को, इस वाटर को सर्कुलेशन में रखते हैं, और इस साइकिल को हम वाटर साइकिल कहते हैं, या आप इसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कह सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज हाइड्रोलॉजिकल cycle. So this was the first unit.
पहले यूनिट को हमने 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया और इसके क्वेश्चंस भी हमने इवेलुएट किए। होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल। तो इसके बगैर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं और या व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, तो मैं वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है यूनिट है दैट्स इकोलॉजी, और ये हम एक नए लेक्चर में डिस्कस इंशाल्लाह करेंगे।